आप सभी संस्कृत अध्येताओं का स्वागत। हम जो MA फाइनल है संस्कृत, इसका जो पेपर तृतीय है गद्य, पद्य और चंपू, इसका अध्ययन करेंगे। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो MA फाइनल संस्कृत पेपर थर्ड गद्य, पद्य, चंपू, इसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है, कादम्बरी है, चंपू भारतम उसका प्रथम स्तवक है, शिवराज विजय जिसके पहले और दूसरे स्तवक हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नैषधीय चरितम, जो महाकवि श्री हर्ष द्वारा प्रणीत है, इनके द्वारा रचित है। तो इससे पहले हम संस्कृत साहित्य में चूँकि ये नैषधीय चरितम है, ये महाकाव्य कोटि का काव्य है, तो इससे पहले हम महाकाव्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि काव्य। तो देखिए, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता की आदि ग्रंथ वेदों की आधारभूत भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। 2000 वर्ष ईसा पूर्व में भारत की जनभाषा के रूप में संस्कृत का विकास हो चुका था। यही कारण है कि सदियों तक वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र, स्मृति, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, इतिहास, काव्य और नाटक आदि के रूप में भारतीय जनजीवन की सर्वांगीण विकास कथा और विचारधारा संस्कृत भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती रही। इस समस्त संस्कृत वाङ्मय को दो भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। ठीक है, देख लीजिए आप इस जो ये चार्ट है, इस चार्ट में हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य को दो भागों में, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इसका दो रूपों में विभाजन है। फिर इसका पुनः फिर दो रूपों में विभाजन करते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो देखिए, दृश्य काव्य अभिनय के माध्यम से सहृदय समाज को अनुरंजित करने का कार्य करता है, जो दृश्य काव्य है। इसलिए दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, ठीक है ना, नाटक जो कि रूपक कहलाता है, नाटिका आदि जिसको हम उपरूपक कहते हैं आते हैं। रूपक के 10 वेद हैं और उपरूपक के 18 भेद हैं। इनको रंगमंच पर अभिनीत होता हुआ देखकर तथा साक्षात सुनकर रसास्वाद किया जाता है। जो श्रव्य काव्य होते हैं, इनका अभिनय नहीं होता, ये केवल पठनीय और श्रवणीय होते हैं। श्रव्य काव्यों में या तो केवल गद्य होता है या केवल पद्य होता है, किंतु इसकी एक ऐसी भी विधा है जिसमें उच्च स्तरीय गद्य एवं पद्य दोनों ही होते हैं, फिर भी वे अभिनय न होकर पठनीय ही होते हैं। ठीक है, अतः श्रव्य काव्य का 3 प्रकार से विभाजन किया गया, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। ठीक है, इसी प्रकार इसके जो पद्य काव्य है ना, उसके फिर पुनः भेद किए गए, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य, ये 3 भेद हैं। ठीक है, जो गद्य काव्य है उसके मुख्यतः 2 भेद हैं, कथा, आख्यायिका, किंतु इसका एक तीसरा प्रकार भी परवर्ती काल में विकसित हुआ, जो क्या है, उपन्यास। इसके अंतर्गत अंबिका दत्त व्यास रचित शिवराज विजय आदि ग्रंथ हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से,
और जो हम पढ़ रहे हैं श्री हर्ष रचित नेषद महाकाव्य, जो नेषद चरितम है, नेषद चरितम वो महाकाव्य श्रेणी का है और अलंकृत काव्य शैली परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो बृहत्त्रयी है उसके अंतर्गत इसका स्थान सर्वोपरि है। ठीक है ना। तो अब महाकाव्य कहते किसे हैं? क्यों? जो हमारा ये श्री हर्ष रचित नेषदीय चरितम है जो महाकाव्य श्रेणी का है, तो महाकाव्य किसे कहते हैं या महाकाव्य के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये भी हमें आना चाहिए कि महाकाव्य है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में महाकाव्य सर्वाधिक पांडित्य, वैदुष्य और कवित्व शक्ति की निकष माने गए हैं, माना गया है, क्योंकि इसके लक्षण में जो अनिवार्यताएं हैं उनका साधारण कवि या विद्वान के द्वारा पालन कर पाना कठिन है। संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने भी महाकाव्य की परिभाषा के विषय में अपने लक्षण प्रस्तुत किए हैं। जैसे भामह ने भामह अलंकार में, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में, अग्नि पुराण में और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है ना। साहित्य दर्पण में जो है, साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का जो लक्षण है जो हम आप देख रहे हैं वो सर्वांगीण और व्यापक है। आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण किया है। सर्ग बंदो महाकाव्यम तत्र एको नायक सुर है, सद्वंश क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वित है, एक वंश भवा भूपा कुलजा वहवो अपि वा, श्रृंगार वीर शांतानाम एको वंगी रस इष्यते, अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संध्या, इतिहास उद्भवम वृत्यम अन्यतवा सज्जन आश्रयम, चत्वारे तस्य वर्गा स्यूत्वेशेकम च फलम भवेत्, आदौ नमस्क्रिया शिर्वा वस्तु निर्देश एव वा, क्वचिन निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम, एक वृत्तमयी पद्ये अवसान्यन्य वृत्तकई, नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह, कबीर वृत्यस्य वा नामना नायकस इत्रस्य वा, नामास्य सर्गोपादे कथया सर्ग नाम। तो ये आचार्य जो विश्वनाथ हैं उन्होंने महाकाव्य का लक्षण किया है जो कि लगभग सर्वांगीण और व्यापक है। तो इसे एक बात तो साफ निकल के आती है कि जो महाकाव्य है वो सर्गों में विभक्त होता है। ठीक है। तो महाकाव्य की रचना सर्गों में होती है और उसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, या कम से कम 8 हो या उससे अधिक सर्ग होने चाहिए, और वे न तो अधिक बड़े हों और ना ही छोटे हों। ठीक है। तो सर्ग की बात हो गई कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि महाकाव्य का नायक कोई देव या धीरोदात्त गुणों वाला श्रेष्ठ क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजा होता है, अथवा एक ही वंश में उत्पन्न हुए बहुत से कुशल राजा भी नायक हो सकते हैं। अगला कि श्रृंगार वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगी हो सकता है। श्रृंगार वीर और शांत इनमें से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। से सभी रस अंगी होते हैं, गौण होते हैं या सहायक होते हैं। ठीक है ना। नाटकों की में जो निर्दिष्ट सभी संधियां हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, वो संधि भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है। इससे अगला कि कथानक ऐतिहासिक या किसी सज्जन पुरुष पर आश्रित होता है। अगला पुरुषार्थ चतुष्टय में से कोई एक मुख्य फल के रूप में वर्णित होता है। ठीक है।
पुरुषार्थ चतुष्टय जो होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें से कोई एक मुख्य फल के रूप में वर्णित होता है। और अगला कि महाकाव्य का आरंभ आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से होता है। अर्थात महाकाव्य का जब आरंभ करें तो आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो। ठीक है, कहीं कहीं सज्जनों की प्रशंसा हो तो कहीं दुर्जनों की निंदा भी होनी चाहिए। और एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है। कभी कभी एक ही सर्ग में अनेक छंदों का भी प्रयोग हो सकता है। और सर्ग के अंत में यानी सर्गांत में भावी कथा की सूचना देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा महाकाव्य में यथास्थान संध्या, सूर्य, चंद, प्रातःकाल, अंधकार, मध्याह्न, मृगया, वन, पर्वत, समुद्र, ऋतु आदि के वर्णन विस्तार से हों तथा मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ एवं संयोग, वियोग आदि का वर्णन करना चाहिए। अगला कि जो महाकाव्य का नाम है कवि, इतिवृत्त या नायक के नाम पर होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा इसमें जो प्रमुख रूप से जो बात निकल के आई कि महाकाव्य का विभाजन किसमें होता है, सर्गों में होता है। ठीक है, और उसका कोई नायक होता है जो प्रमुख नायक है, प्रधान नायक, तो कोई देव या धीरोदात्त गुणों वाला श्रेष्ठ क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजा होना चाहिए। उसके लिए कह दिया अथवा एक ही वंश में उत्पन्न बहुत से कुशल राजा भी नायक हो सकते हैं। इसके अलावा रसों की दृष्टि से देखें तो श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से ये इसके जो प्रमुख हैं, जो महाकाव्य का लक्षण आचार्यों ने निर्धारित किया है, उसके अनुसार महाकाव्य के ये लक्षण हैं। ठीक है ना।